प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज का अध्याय 5, जिसका नाम है नई समस्याएं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इसमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराव में हुए। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। अब हमने इसके पहले भागों में पढ़ा है कि किस प्रकार से दिल्ली में अफगानों ने शासन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद पुराने और नए के बीच, पुराने ज़माने और नए ज़माने के बीच एक प्रकार का समन्वय हुआ। दोनों जो संस्कृतियाँ थी वे आपस में मेल जोल खाने लगी, मिलने लगी। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराव में हुए। जो अमीर शासक थे, जो उच्च घराने थे, ऊंची जाति के लोग थे, उनमें ज़्यादातर बदलाव देखा गया। इनका ज़्यादातर प्रभाव जो था वह विशाल जनसमूह पर या खास करके जो गांव की जनता थी उस पर नहीं पड़ पाया। बड़े लोगों पर, उच्च वर्गों पर ज़्यादा असर हुआ। जो भी बदलाव हो रहे थे उनकी शुरुआत जो थी वो दरबारी समाज में होती थी और फिर धीरे धीरे करके ये शहर और कस्बों तक फैल जाते थे। इनका शहर और कस्बों तक प्रसार हो जाता था। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसका मुख्य केंद्र बन गए। कैसे बन गए? जैसे पुरानी आर्य संस्कृति का यह केंद्र बने थे। जिस प्रकार से आर्य संस्कृति पहले दिल्ली और संयुक्त प्रांत में आई थी, उसी प्रकार जो नए परिवर्तन हुए उनका केंद्र भी दिल्ली और संयुक्त प्रांत बन गया। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, अर्थात यह आर्य संस्कृति दक्षिण की ओर फैल गई और यह क्या बन गई? हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। तो हिंदू रूढ़िवादी तौर तरीके जो थे वहाँ पर ज़्यादा असर हुआ उनका। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई तो जौनपुर संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। अब जब तैमूर ने हमला किया और दिल्ली का जो शासन था वो बुरी तरह से कमज़ोर पड़ गया, क्षीण हो गया, तब जौनपुर जो था वह एक मुस्लिम राज्य के रूप में तैयार हुआ, खड़ा हुआ। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान, 15वीं शताब्दी में यह जो मुस्लिम रियासत थी जौनपुर की, वह कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनकर रह गई। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग उसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन
और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। तो उस समय जो हिंदी भाषा थी, आम जन की भाषा थी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। हिंदू और मुस्लिम जो धर्म थे, इनका भी आपस में समन्वय होने लगा, इनमें मिश्रण होने लगा। लगभग उसी समय के दौरान उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक जो मुस्लिम शासक था, जिसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, जैनुल आब्दीन, वह उसे बहुत यश मिला। किस कारण यश मिला? उसको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। क्यों हुई? उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए, जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय है। तो जैनुल आब्दीन के समय पूरे भारत में एक नई प्रकार की उत्तेजना तेज हो गई और नए विचार, जो नई विचारधारा उस समय पनप रही थी, लोग उससे तंग आ गए, उससे परेशान होने लगे। भारत में विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का भारत ने प्रयत्न शुरू कर दिया। भारतीय जो थे वो विदेशी चीज़ों को, तत्वों को अपनाने लगे और इस प्रक्रिया में जो भारत था उसमें बदलाव आने लगा। इसी बीच कुछ दूसरे ढंग के जो सुधारक थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने इस समन्वय को अपनाया, उसका समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ गई थी, उसकी उपेक्षा की, उसकी निंदा की, उसको उन्होंने नहीं अपनाया। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके शिष्य कबीर हुए और कबीर को तो हम जानते हैं, कबीरदास जी की साखियाँ हम पढ़ते हैं, कितनी शिक्षाएं होती हैं उनमें सीखने के लिए। तो आज भी कबीर की साखियाँ और उनके पद जो हैं वो लोगों में लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। अब यहाँ पे बताया गया है गुरु नानक देव के बारे में। तो हम जानते हैं कि ये गुरु नानक देव हैं और इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। पूरे हिंदू धर्म पर ये जो विचारक थे, रामानंद और कबीरदास जी और गुरु नानक देव, इस प्रकार के जो सुधारक थे, इनके विचारों का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर अलग अलग हो रहा था। इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है उसका प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ रहा था। हिंदू धर्म का जो बहुदेववाद है उसका प्रभाव मुसलमानों पर पड़ रहा था। इनमें से अधिकतर भारतीय जो थे मुसलमान थे, ऐसे मुसलमान जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, एक धर्म से दूसरे धर्म को अपनाया था और उनका पालन पोषण कैसे हुआ था? प्राचीन परंपराओं से हुआ था। और अब
वे पूरी तरह से उन प्राचीन परंपराओं के अधीन हो गए थे, उसे पूरी तरह से घिरे हुए थे और उनमें से वे बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। उनमें बाहर से आने वाले लोगों की संख्या जो थी वह अपेक्षाकृत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफ़गान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। तो यह अमीर खुसरो के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। ये थे अमीर खुसरो। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या था? उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग। देश में आम भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। भारत में विदेशी तत्व जो थे उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे थे। हालांकि जो दरबारी भाषा थी, जो सरकारी भाषा थी, वह पहले की तरह फारसी ही बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। वे कौन थे? तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में ही बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफ़गान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। जो अमीर खुसरो थे वो फारसी के सबसे महान कवि थे और उन्हें हिंदी और संस्कृत इन भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। वे न सिर्फ कवि थे बल्कि वे महान संगीतकार भी थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने इसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण जैसे संस्कृत के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। अब मैंने जैसे कि बताया अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे कवि थे। संस्कृत का इन्हें ज्ञान था। ये महान संगीतकार थे। इन्होंने भारतीय संगीत में कई उद्भावनाएं भी की थी और यह भी माना जाता है कि जो भारत का लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार है उसका आविष्कार भी इन्होंने किया था। यही नहीं, इन्होंने कई विषयों पर रचनाएं भी लिखी जिसमें भारत ने विशेष प्रगति की थी, विशेष विकास किया था, जैसे धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा, संस्कृत व्याकरण और इनके अलावा संगीत, गणित, विज्ञान और भी बहुत कुछ। तो इस प्रकार थे अमीर खुसरो। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोकप्रिय गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। तो जो अमीर खुसरो हैं उनके जो गीत प्रचलित हैं, जो लोकप्रिय गीत हैं, वो सामान्य हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। उनके जो रचनाएं थी उनके विषय थे ग्रामीण जनता के सामान्य रहन सहन और उनके रीति रिवाज से संबंधित। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल भाषा ही नहीं ली, मतलब सिर्फ उनकी सामान्य हिंदी का ही प्रयोग नहीं किया अपनी रचनाओं में, बल्कि उनके रहन सहन और उनके जो रीति रिवाज है उनका भी अपने गीतों में वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे थे और इसीलिए ये लोकप्रिय भी हुए क्योंकि लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों की आम जिंदगी से जुड़े हुए थे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के
गाँव में, नगरों में सुनाई देते हैं। आज भी लोग उन गीतों को याद करते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा भाग था अध्याय 5 का समन्वय और मिलीजुली संस्कृति वाला, वो यहाँ पे समाप्त हुआ।